बीएनपी की जी, अस्सलाम इंतखाबी वालेकुम, थैंक यू सो फतह मच। और जमात इस्लामी की नंबर 2 पोजीशन बांग्लादेश के सियासी तशख्खुस में किस नजरियाती तब्दीली का इशारा है या फिर महज एक इलेक्शन रन? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच वालेकुम फॉर हैविंग अस्सलाम। मी। देखिए, जो हमें अब एक दिन के पहले भी एक अनसर्टेनिटी कि क्या ज़रूरी में, क्या रियलिटी में क्या इलेक्शन होगी या नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब खुद ब खुद हो गया। हाँ, ये कहूँगी कि बांग्लादेश के पॉपुलर वोटिंग में जो बीएनपी आई, ये बीएनपी एक पुराना पॉलिटिकल पार्टी है। 40 साल से पहले इसको जन्म हुई, न इसके भी पहले। मगर एक चीज कहूंगी, इन लोगों ने आके देखिए पॉपुलैरिटी में मामले में बहुत ही आगे है, मगर जी जमात इस्लामी ने स्लो एंड स्टीडी ये पॉलिसी ली और इन्होंने इनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि ये एक स्लोगन करेगा, वो है इंसाफ, ये इंसाफ दिलाएगा हमें। मगर कुछ चीज हो गया जो ऐसे ही कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक के लिए आज क्या कहूं, एक 40% उन लोगों की एक एस्टिमेट था कि 40% जीतेगी, और हाँ एक बहुत ही चांस था, मगर आखिरकार एक इंसिडेंस ये सारे के सारे ये जो कैलकुलेशन थे उसे मिसअप जी और आखिर में बाजी मात कर दी। और एक चीज कहूंगा कि जमात इस्लामी इन लोगों की जो एक्टिविज्म है ये थोड़ा खुफिया की तरह, सो इसी लोगों के पास पार्टी की तरह है। मगर और एक चीज अहम चीज कि बांग्लादेश के हिंदुस्तान के फेवर या क्या कहूँ इन्फ्लुएंस है क्या, ये एक चीज हुआ, एक इंसिडेंस हुआ। सबसे पहले हमारा होने वाले जो प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान, हम जिसका हम तारिक जिया कहते हैं, उसको पहले कॉन्ग्रेचुलेट कौन किया? मतलब एक चीज। अच्छा मईद साहब, जमात इस्लामी किस हद तक एक फाल और मौसर अपोजिशन के तौर पर काम कर सकती है? और जमात इस्लामी ने जो जीता था वो क्या कहूँ, आज तक मैं कहूंगा कि सब कॉन्टिनेंट में इसके सबसे बड़ा विक्ट्री थी। ना पाकिस्तान में, ना हिंदुस्तान में, ना ही बांग्लादेश में आज तक इतनी बड़ा विक्ट्री लोगों को नहीं मिली। हाँ, ये लोग है इस वक्त जो ऑपोजिशन इन्होंने की है, इसके साथ हमारा कुछ इस्लामिस्ट खिलाफत इस्लामी और इस्लामिक आंदोलन, हम इसे कहते हैं कि इस्लामिक मूवमेंट बांग्लादेश और एनसीपी के साथ कोalition की। सो इस वक्त ये लोग कहूंगा कि एक थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, मगर कुछ कॉर्नर पोजीशन, अगर इन लोगों की 10-20 सीट ज्यादा मिल जाते थे तो इसको एक स्ट्रॉन्ग वॉइस वोकल हो सकते थे। मगर जब इन लोगों ने 20 या 22 सीटें जीते हैं, सो इस परसेंट पे 20-22 नहीं, सो तकरीबन मैं कहूँ 70 बिल्कुल 70 से ज्यादा सीटें जीती हैं। हाँ, तो हम कह सके 25 to 26% है। मगर अगर हम रिवर्स में तो जो कंपेयर करें तो अभी भी 70% से ज्यादा सीट बीएनपी लोगों का है। तो ये कहूंगा कि हाँ, ये एक ऑपोजिशन है मगर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और एक चीज कहूंगा कि जमात इस्लामी के एक्टिविज्म जो उन लोगों ने बहुत सारे अच्छी चीज की है, यहाँ हॉस्पिटल, बैंक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे चीजें जमात इस्लामी के साथ लिंक्ड है। मगर अभी भी इन लोगों के 71 के जो हुआ, हाँ, हमें उस चीज का याद आते हैं और इसीलिए लोगों में क्या अवाम में अभी भी इन लोगों के लिए कुछ डर या खौफ भी अभी भी है। अच्छा, यहाँ पे मईद साहब, यहाँ पे एक सवाल और भी कि क्योंकि हमने 2024 से बांग्लादेश को तब्दील होते देखा है, अब बंगला अवाम का भारत की तरफ जो रवैया है, जो गुस्से वाला रवैया है, आपकी नज़र में ये एक, इसको हम परमानेंट चेंज कहें या फिर ये एक वक्ती गुस्सा है जो शेख हसीना वाजिद की जो पॉलिसीज थी उनकी वजह से था? देखिए, एक चीज कहूंगा कि पिछले एक साल में जो हुआ, इसके लिए हम तो हिंदुस्तान को हम कसूरवार समझ कर रखेंगे, मगर इसके लिए उससे ज्यादा कसूर हम लोगों पे है। हम लोगों की यहाँ तोड़फोड़ की, वेंडलाइजिंग की, बहुत सारी चीजें की।
और हिंदुस्तान भी कुछ कम शातिर नहीं है, उन्होंने इस चीज को फायदा उठाया। अगर आप बांग्लादेश के ग्राउंड के रियलिटी देखें तो अगर आप मार्केट में जाए, जितनी सारी इंपोर्टेड आइटम और एक्सक्लूसिव मेडिकेटेड आइटम, सारे के सारे बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके देखिए, जितनी प्रोडक्ट्स यहाँ इंपोर्ट होती है, इसका 65 से 70% हिंदुस्तानी प्रोडक्ट है। हम उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं। सपोज एक शैम्पू या फिर एक माउथ वॉश, हम अगर ये दुबई, सिंगापुर या यूरोप और किसी और एक मुल्क से अगर हम इंपोर्ट करें तो बहुत महंगी होगा, और ऐसे ही प्रोडक्ट सेम क्वालिटी अगर हम हिंदुस्तान से इंपोर्ट करें तो बहुत सस्ती होगी। सो ये उन लोगों का बहुत बड़ा एडवांटेज है, और हमारा जो एडवांटेज है वो हम नहीं ले पाए, क्योंकि हमारा एडवांटेज है उसके नॉर्थ ईस्ट से मेन स्ट्रीम इंडिया में जाने का सबसे बड़ा रूट है बांग्लादेश। और बांग्लादेश से ही नॉर्थ ईस्ट के जो प्रोडक्ट्स या जो रिसोर्सेज यहाँ जाती, तो यहाँ से प्रोसेस होकर जा सकते थे, मगर हमने वो एडवांटेज हमने नहीं ले पाए। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ा फेलियर है। और एक चीज कहूंगा कि जो लोग बांग्लादेश के लोगों के बहुत बड़ा दोगलापन है, और वो क्या है, हम हिंदुस्तान, जो लोग आप देखेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगाते हैं, वही लोग दूसरी दिन हिंदुस्तान चला जाता है ट्रीटमेंट और दूसरे कामों के लिए। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? खुद ये चीज मैंने खुद आंखों में देखा है जी। सो एक चीज, मगर मैं हिंदुस्तान के खिलाफ भी नहीं हूँ, और इसके भी बहुत खिलाफ हूँ कि लोग जो कहेगा कि हमारे साथ पाकिस्तान के सारे रिश्ते तोड़ना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान भी साउथ एशिया के हिस्सा है, हिंदुस्तान भी हिस्सा है, दोनों के साथ ही हमारा अकॉर्डेंस, क्या कहूँ, हमारा जो औकात या हमारा जो कैपेसिटी है, उन लोगों इन चीजों कंसीडरेशन में हमें रिलेशन होगी। जैसे मैं कहूँगा 30 साल पहले मैं तेहरान से ढाका आई कराची होकर, so that was the only common route from going to Middle East to Bangladesh was from Dhaka, Karachi, whether you say Dubai, you say Abu Dhabi or Tehran or Baghdad, anywhere. So Karachi was a very common route. So we can easily reestablish that. But nowadays, there is much feasible, or we already got so many straight direct flights from Istanbul, from Riyadh, from Jeddah to Dhaka. So in that case, but still we can easily, there was a flight straight from Dhaka to Karachi or Islamabad. So we can easily reinstall it. इससे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और एक चीज आपने पूछा कि रेफरेंडम के बारे में। हाँ, ये रेफरेंडम है जुलाई में हुई जो अपराइजिंग या रेवोल्यूशन, आप जो कहे, मैं इसे रेवोल्यूशन एटलीस्ट मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इन चीजों की बात जो हुई, ये रेवोल्यूशन के सिम्टम या सिंबल नहीं हो सकते। इन लोगों ने कहा कि हमारा जो पार्लियामेंट है इसे तोड़कर हमें 2 स्टेज बाइसेमरल, जैसे एक 2 स्टेज जैसे हिंदुस्तान में है, जो जैसे अपर हाउस लोअर हाउस करना चाहिए। बहुत अच्छे। और यहाँ एक क्लॉज होगी यूनाइटेड स्टेट्स की तरह कि 2 टर्म के बाद कोई इंसान प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती। ये बहुत अच्छे है। मगर लॉन्ग टर्म में अगर देखें, बांग्लादेश में एक बहुत बड़े प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान या पाकिस्तान दोनों मुल्क में नहीं है। अगर कोई आम इंसान कानून तोड़े या कानून के मुताबिक ना चले, सो आप जितनी चाहे आप रेफरेंडम दे, जितनी चाहे अपग्रेडेशन दे, कोई तो फायदा तो नहीं होगा। वैसे ही होगा जो पिछले होते। सो इसीलिए मैं इन चीजों पे अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी। मैं एक चीज कहूंगा, ये हमारा एक बहुत ही नामज़द एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर अली रियाज, वो अमेरिका में रहने वाले, वो अमेरिकन मॉडल यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो लोग फॉरेन एक्सपर्टीज है, ये इन लोगों पे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम, ये सब चीज वो वेस्ट के साथ ईस्ट के हर वक्त कंपेयर करते रहेंगे। आपको ये पता होना चाहिए, अमेरिका, यूरोप, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, उन लोग वहाँ एक नॉर्म है, वहाँ एक लाइफ स्टाइल है, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। आपको ये थर्ड वर्ल्ड के आखिर में देखना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ, और एक चीज मैं कहूंगा कि जो जुलाई में जो हुई रेफरेंडम
मैं इस पर कुछ ज्यादा विश्वास नहीं रखती, इसीलिए क्योंकि मैं कहूंगा कि जुलाई में जितनी सारे नौजवान ये जो रास्ते में निकली, जिसमें जंग लड़ी हसीना के खिलाफ, इन लोगों के साथ आखिर में धोखा हुआ है। बहुत सारे ये आपने देखा ये टर्नआउट कितनी हुई थी, सब मिलकर 55 से ज्यादा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दोपहर तक ये थे 47.9 और इसके बाद मैंने सोचा जरूर 60 तक जाएगी, वो भी नहीं गई। 50 से 55 दो अलग अलग स्टैटिस्टिक्स कह रहा है, एक कह रहा है 50, एक और एक कह रहा है 50, तो ठीक है 55 ही सही। सो टर्नआउट रेट तो 75 से 85 होना चाहिए, तो इतनी कम क्यों हुई? क्योंकि लोगों के अंदर एक दहशत या क्या कहूँ, एक डर थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब दूसरी बात, अवामी लीग का जो कोर सपोर्टर्स थे, इन लोगों ने ये बॉयकॉट की और आखिर लोगों ने सोचा या कुछ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड होके ही लोग, जब ये कहूँ कि जो हमारा अवाम है, नॉर्मल पीपल या ऑर्डिनरी पीपल, इन लोगों ने घर पे बैठकर रही, सो घर पे बैठकर बीवी बच्चों के साथ ही वक्त गुजारी।